तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी दुनिया में और नए टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। बिल्कुल भी हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं अकेला, उसके साथ बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत छोटा टॉपिक है, हार्डली फाउंडेशन वालों की सही से बोला जाए तो 12-13 लेक्चर का वो टॉपिक है। फाउंडेशन वालों के लिए 12 to 13 लेक्चर, मैक्सिमम 15 लेक्चर का वो टॉपिक है। बट हम लोग साथ में क्या करते हैं, कोई भी जब टॉपिक उठाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का तो उसके साथ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को ऐड कर लेते हैं। मतलब कुछ 11th और कुछ 12th के टॉपिक को ऐड कर लेते हैं। यह करने के पीछे का मकसद यह होता है कि जो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वही वास्ट होते हैं, काफी बड़ा एरिया उन्हीं का है। इनऑर्गेनिक का 50% से ज्यादा एरिया एक्चुअली वही कवर करते हैं और उस पर समय टीचर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ना टीचर देते हैं ना बच्चे देते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता है। तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी में यह बना लिया है कि वो एक कड़वी दवाई है। तो जिस तरीके से आपको बचपन में कोई कड़वी दवाई, टफ वाली चीज आप नहीं पसंद करते थे, वो दवा अगर आपको देते थे तो आप रिपेल करते थे, आप उसको नहीं जाने देना चाहते थे अंदर। तो अक्सर माँ पापा या घर वाले या डॉक्टर 2-3 तरीके से उसको दे देते हैं। कोई मीठी चीज में मिला के दे दिया, खाने में मिला के दे दिया, चॉकलेट के साथ दे दिया, या रोटी में, दाल में कहीं इधर उधर कुछ मिला करके दे दिया। तो मेडिकेशन आपका भी, मेडिसिन भी गया, इनटेक भी हो गया और एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ गया। तो वही चीज मैं कर रहा हूं कि जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, ये मुश्किल चीज है। तो इसको डील करने का आसान तरीका मेरे पास यही है कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, जहां जहां पे जो भी टॉपिक इनऑर्गेनिक का पढ़ रहा हूं उसमें उसको ऐड कर दे रहा हूं। जैसे आज का टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मेटल्स। तो ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये बिल्कुल नहीं है, बट आपने अभी अभी पढ़ा है मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जब पढ़ा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग में ये क्लियर है कि मेटल से डिस्कस हो सकता है एमपीबीपी या हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मेटल्स। तो मैं इस टॉपिक को उसके साथ जोड़ दे रहा हूं। और यदि मैं एल्कली मेटल में एमपीबीपी का ट्रेंड करूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो आप 11th में। एल्कलाइन अर्थ मेटल में डिस्कस करूं तो आप 11th में। बट यदि मैं यही चीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस करूं तो आप 12th में। कार्बन फैमिली डिस्कस करूं तो 11th में है। आप समझ पा रहे हैं? बोरॉन फैमिली पी ब्लॉक का डिस्कस करूं तो 11th में है। बट अगर मैं हैलोजेंस डिस्कस करूं, कैल्कोजेंस डिस्कस करूं, निकोजेंस डिस्कस करूं, इनर्ट नोबल गैसेस डिस्कस करूं, एफ ब्लॉक डिस्कस करूं, डी ब्लॉक डिस्कस करूं तो आप 12th में। तो ये कॉम्पिटिटिव कुल मिलाकर के चीजें आपकी चल रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें अब एमपीबीपी एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर तो समझ ही रहे हैं, वो टेम्परेचर जिस पर मेल्ट करता है वो टेम्परेचर। अब मेटेलिक बॉन्डिंग से दोनों में से किसको मतलब होना चाहिए, एमपी को या बीपी को? आप अच्छे से सोचें। आपने पढ़ा है मेटेलिक क्रिस्टल में मेटेलिक बॉन्डिंग, तो आप सबसे पहले यह सोचे कि मेटेलिक बॉन्डिंग से किसको मतलब होना चाहिए, एमपी को मतलब होना चाहिए या बीपी को मतलब होना चाहिए मेटेलिक बॉन्डिंग से? पहले आप इस बात को सोच ले। तो मेटेलिक बॉन्डिंग आपने सॉलिड क्रिस्टल में डिफाइन किया। जब मेटल का क्रिस्टल सॉलिड था तो जाहिर सी बात है सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल था तो सॉलिड टर्म से एमपी रिलेटेड होगा कि बीपी? तो सर एमपी, क्योंकि सॉलिड को कितने टेम्परेचर पे आप मेल्ट करते हैं, दैट इज एमपी। बीपी इज व्हाट? किस टेम्परेचर पर आप बॉयल करते हैं लिक्विड को। तो बीपी टेम्परेचर या बीपी जो होगा या उसमें लगने वाली जो इंथैल्पी या हीट जो होगी वो डिपेंड किस पे करेगी? लिक्विड स्टेट के बॉन्डिंग पर। देखिए मेरी बात को समझिए, मैंने बोला कि तो जिस समय में ये सॉलिड है उस समय में ये सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल है, और आप इसको मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करते हैं तो यही मेटल लिक्विड फॉर्म में गया, दैट इज मोल्टन मेटल हो गया, पिघला हुआ मेटल। और फिर आप इसको कन्वर्ट कर दिया
ध्यान से देखोगे मेटल गैस में, तो गैस में जब कन्वर्ट किया तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम्स हो गए। अच्छे से देखोगे, आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स हो गए। अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो अब मेरे कहने का मतलब समझो, ये जो प्रोसेस है, सॉलिड को जो आपने लिक्विड में ले गया, इस प्रोसेस को आप बोलते हो फ्यूजन, और लिक्विड को जो गैस में ले गया, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। आराम से और एक प्रोसेस सॉलिड को डायरेक्टली गैस में लेके चले गए, सॉलिड को बिना लिक्विड के डायरेक्टली गैस में लेके चले गए, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। आराम से आ जाओ, सुनो अच्छे से। मेटल को आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और सॉलिड को आप डायरेक्टली गैस में ले गए, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन। अब जो इंथैल्पी है, जो एनर्जी है, एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर, टेम्परेचर और हीट जो आप लिखते हैं HEAT, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बहुत लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर का मतलब हुआ एनर्जी, टेम्परेचर अलग चीज है, केल्विन है उसका यूनिट, तो टेम्परेचर अलग चीज है और एनर्जी अलग चीज है। तो यहां पर इस कन्वर्जन में जो आपने एनर्जी प्रोसेस में लगने वाले एनर्जी को ही बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H फ्यूजन। आराम से सुनोगे, या लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हो आप इसको, फ्यूजन न बोल करके लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हो, लिक्विफिकेशन। आराम से देखना रे। और इस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी, हीट जो है आपकी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। आराम से सुनोगे, हीट ऑफ इवेपोरेशन। यहां पर डेल्टा H EVAP हमने लिखा, इवेपोरेशन। तो ये दो चीजें क्लियर हुई। व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? सॉलिड को गैस में पहुंचाने के लिए, सॉरी लिक्विड में पहुंचाने के लिए जो आपने हीट फ्लो दिया है, एनर्जी फ्लो दी है। व्हाट इज हीट ऑफ इवेपोरेशन? लिक्विड को गैस में पहुंचाने के लिए जो आपने का इनपुट दिया है, एनर्जी का इनपुट दिया है। अब ये दोनों टफ नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेशन एक यहां है। क्या? आराम से देखो, इस प्रोसेस में जो लगने वाला हीट है, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, SUB लिखा। या इसको अपन हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बोलते हैं, या इसको आप हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बोलते हैं, या इसको आप हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बोलते हैं। आराम से सुनो, हीट ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्यों आपने बोला? आपने हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्यों बोला? आराम से सुनो, इसीलिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोला क्योंकि ये हीट देने पर ये आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब एटम एटम बिखर गया, एटम अलग अलग पार्ट में चले गए, एटम्स के पार्ट हो गए, मतलब एटम्स अलग। ठीक है, ये जैसे सारे यहां पर करोड़ों, लाखों, अरबों या कह लो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड थे, मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड थे। जब हमने उसको हीट दी, एनर्जी दी, तो वो अब एटम में कन्वर्ट कर गया। तो जब भी केमिस्ट्री में ऐसा प्रोसेस हो कि वो एटम में कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में जो कन्वर्ट हो, तो उसको हम लोग हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। यहां पर एक बड़ा अच्छा चीज मैं समझा रहा हूं, आराम से सुनोगे, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। जैसे हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो डिफाइन होता है, ये पर मोल, हीट ऑफ एटोमाइजेशन डिफाइन हुआ पर मोल, ये डिफाइन नहीं होता पर मोल। मतलब एक मोल एटम्स लाने में जो आपने हीट खर्च किया, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मोल एटम लाने में जो आपने हीट खर्च किया, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एक मोल में जो आपने हीट खर्च किया, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। कोवेलेंट मॉलिक्यूल लोगे तो थोड़ा अलग तरीके से लफड़ा क्रिएट होगा और वहां पे थोड़ा सा फंसोगे। जैसे देखो, लेट
एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। एक एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का, Cl2। ठीक से देखोगे तो आपने Cl2 गैस को ठीक से आप Cl गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर इस प्रोसेस में एक्चुअली बॉन्ड तोड़ रहे हैं। जैसे इस प्रोसेस में भी आपने बॉन्ड तोड़ा, मेटल मेटल मेटल, हर तरफ मेटल, मेटालिक क्रिस्टल में जुड़े हुए हैं मेटल। बहुत संजीदगी से, इत्मीनान से हड़बड़ाओगे तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं बहुत टाइम देके आपको सिखा रहा हूं। ये सारे में बीच में क्या है दोस्त? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो आराम से, तो इसमें आराम से देखो, ये मेटल का क्रिस्टल है। एक मोल एटम्स लाने में, जो एक मोल एटम लाने में जो आपने हीट खर्च किया है यहां से यहां आने में, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। मैंने ये नहीं बोला कि एक मोल को तोड़ने में, मैंने बोला एक मोल एटम्स लाने में, टू गेट 1 मोल ऑफ एटम्स। क्या बोला मैंने? एनर्जी नीडेड टू गेट 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैस। एनर्जी नीडेड टू गेट 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज दिस, कि एक मोल गैसियस एटम लाने में लगने वाला एनर्जी, हीट। अब यहां आ जाओ, मान लो हमने ये कोवेलेंट कंपाउंड लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन में एटम में कब आएगा? जब इसके बॉन्ड को तोड़ोगे, तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी होगी। ध्यान से, ध्यान से, यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी होगी, रिक्वायर्ड। व्हाट एनर्जी देनी होगी? रिक्वायर्ड। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is the amount of energy needed to dissociate 1 mole of molecules completely to its constituent atoms. constituent atom जिनका भी बफर हो रहा है वो बैक जाए और दोबारा से रिकनेक्ट करें। हमने बोला कि आप, चूंकि ये क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको आप जब ब्रेक करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, तब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट हुए। मेरे को लाना क्या है? हीट ऑफ एटोमाइजेशन के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक्चुअली बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल? कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो चलो मैं पहले लिख देता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुआ? to dissociate 1 mole of molecules गैसियस एटम्स। आराम से देखो, एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ के जो गैसियस एटम्स लाएंगे, इसमें जो एनर्जी लगेगी उसको, तो इस प्रोसेस में जरा देखोगे, इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है, इस प्रोसेस का, वो ध्यान से, वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2। नहीं, अरे इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है वो क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लगने वाली एनर्जी है, इसलिए प्लस ऑफ Cl2 का, और एक्चुअली ये वैल्यू है 240 किलो जूल पर मोल। तो मेरा सवाल ये है, जो मैंने यहां पे सिखाया, उसके बेसिस पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको ये मैं पूछूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन फॉर क्लोरीन? क्वेश्चन मेरा आपसे मैंने क्लियर पूछ दिया मेरा। देन हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज व्हाट? देखो, मैं सीखने के लिए आपको कहां से कहां घुमा रहा हूं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन मेरा क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा? सोचो, मेरा सवाल आपके सामने है। हमने, फिर से मैं बोल दूं एक बार, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैंने बोला Cl2 मॉलिक्यूल, हमने बोला कि Cl2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड को डिसोसिएट किया हमने, तो Cl एटम्स मिल तोड़ने में लगने वाली एनर्जी है, एक मोल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज व्हाट? एक मोल मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करके एटम्स में कन्वर्ट कर दो, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन? एनर्जी नीडेड टू गेट 1 मोल एटम्स बाय डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स इन एलिमेंटल स्टेट, ऑफ एलिमेंटल स्टेट। तो आपसे मैंने पूछा कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 240 किलो जूल पर मोल, तो मैंने आपसे पूछा हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? सोच के जवाब दें आप। मैं यहीं पे हूं, एटमाइजेशन क्या होगा? सोच के जवाब दें आप। मैं यहीं पे हूं। कुछ ना कुछ आप लोगों ने जुगाड़ निकाला होगा, लगाया होगा, वीडियो पॉज किया होगा, रोका होगा, कुछ सोचा होगा। चलिए मैं बोलता हूं, दो ही तरह के आंसर्स आपके दिमाग में होंगे, 120 या 240। आप जो भी स्टूडेंट है, आपके दिमाग में यही दो आंसर होगा, 120, 240। 120 कम लोगों के दिमाग में होगा, 240 ज्यादा लोगों के दिमाग में होगा। इसके अलावा कोई और दिमाग में है तो फिर आप सही नहीं जा रहे हैं। यही दो में से एक दिमाग में आना चाहिए। अब मैं डिस्कस करता हूं। मैंने बोला हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? आराम से सोचो दोस्तों, हीट ऑफ एटमाइजेशन मैंने बोला क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट जो दे करके आप एक मोल एटम्स लाएं। मैंने ये नहीं बोला कि एक मोल को डिसोसिएट करो, मैंने बोला एक मोल एटम्स लाने में जो हीट लग रहा है, एनर्जी आपकी खर्च होनी पड़ रही है। तो भाई साहब, आपने जब 240 किलो जूल मोल खर्च किया, 240 किलो जूल, तो आपने 2 मोल एटम्स लाए, तो एक मोल लाने के लिए आपको उसको आधा मोल ही ब्रेक करना पड़ेगा, हाफ मोल ही डिसोसिएट करना पड़ेगा। और इसको एक मोल डिसोसिएट करते हो तो 240 लगता है, तो इसको हाफ मोल डिसोसिएट करोगे तो 120 लगेगा। तो जिन लोगों ने 120 बोला उनके लिए सलाम, वेरी गुड। अगर मेरे सामने होते आप तो मैं ताली बजाता आपके लिए और आपको शाबाशी भी देता। तो यहां पर मैंने बोला, अगर किसी ने सोचा कि 240 किलो जूल पर मोल, सर आपने तो लिख दिया है एक मोल के लिए 240 लग रहा है, इसीलिए हीट ऑफ एटमाइजेशन 240। नहीं भाई, मैंने जो लिखा है दोस्त, मैंने जो लिखा है बेटा, मैंने लिखा है बच्चों, ये 240 किलो जूल पर मोल, लेकिन क्या वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? वो बॉन्ड मतलब एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हीट ऑफ एटमाइजेशन में, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या फर्क आया? फिर से बोल रहा हूं, कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हीट ऑफ एटमाइजेशन में क्या फर्क आया? कि कोवेलेंट कंपाउंड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुआ एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी, और हीट ऑफ एटमाइजेशन हुआ एक मोल एटम लाने में लगने वाली एनर्जी।
मान लो जैसे आप ओजोन को तोड़ रहे हैं, O3 मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, तो O3 का अगर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी x किलो जूल पर मोल है तो उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन x/3 होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर H2 को आप डिसोसिएट कर रहे हैं और H2 की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी मान लो कि x किलो जूल पर मोल है, H2 की 456 होती है 456, तो उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन x/2 हो जाएगा, क्योंकि बाई H2 है। अगर P4 को आप तोड़ रहे हो, उसका हीट ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी अगर x किलो जूल पर मोल है तो उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन x/4 हो जाएगा। अब मेटल में यही चीज चलो तो मेटल में बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी नाम की चीज नहीं होती है दोस्त, लेकिन मेटल में जो होती है वो है हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ एटोमाइजेशन। वहां क्रिस्टल में एक मोल एटम को जब आप बंधे हुए एटम्स को जब आप हीट देंगे तो उससे एक ही मोल मिलेगा, इसलिए वहां दोनों एक ही चीज है, क्योंकि वहां इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं होता है। Na4 Na5 Na8 इस तरह के मॉलिक्यूल्स वहां नहीं है, तो वहां पर एक मोल एटम्स बंधा हुआ है, उसको तोड़ोगे तो एक ही मोल एटम्स निकलेंगे। इसीलिए वहां पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन एक ही चीज है। जब हमने सब्लिमेशन दिया तो एक ही मोल एटम मिलेगा यदि एक मोल को दिया, बट यहां अगर आप एक मोल को देंगे तो उससे 2 मोल भी मिल सकता है, यहां 3 लगा हुआ है तो 3 मोल भी मिल सकता है, यहां 4 लगा हुआ है तो 4 मोल भी मिल सकता है। उम्मीद है यह चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो आप जल्दी से बताएं और इस पेज का प्लीज स्क्रीनशॉट भी लें। तो आइए अब इसमें ट्रेंड्स पर हम लोग बात करना स्टार्ट करें ध्यान से। एमपी एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज आर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ऑफ मेटल्स are thus directly related with strength of metallic bonding। समझ में आ गई होंगी। मेटेलिक बॉन्डिंग की मजबूती से, मेटेलिक बॉन्ड के अच्छे से देखोगे, मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ से, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं, मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ से रिलेटेड है MP and heat of atomization, while BP or heat of evaporation not generally। देखो मैंने क्लियर लिखा है दोस्त, BP और हीट ऑफ इवेपोरेशन ये आपके मेटेलिक बॉन्डिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। क्लियर, बहुत क्लियर, अच्छे से। बीपी और हीट ऑफ ये दो चीज आपके मेटेलिक बॉन्डिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग आपने सॉलिड फेज में पढ़ा है। मेटेलिक बॉन्डिंग आपने सॉलिड फेज में पढ़ा है, और ये एमपी सॉलिड को लिक्विड में ले जाने वाला प्रोसेस है, मतलब उसमें लगने वाला टेम्परेचर है। और हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस, एमपी सॉलिड को लिक्विड में और हीट ऑफ एटोमाइजेशन सॉलिड को गैस में, लेकिन दोनों में ही सॉलिड है, मतलब सॉलिड की बॉन्डिंग से दोनों रिलेटेड है, वहां से कंसर्न्ड है चीजें। लेकिन ये जो है बीपी और हीट ऑफ इवेपोरेशन, ये दोनों लिक्विड की बॉन्डिंग से, जो अपने सिलेबस में नहीं है, 11th 12th ये सब लेवल पर नहीं है। तो अगर आपको ये जानना है अच्छे से, तो इसके लिए मेटल की बॉन्डिंग लिक्विड स्टेट में थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, जिसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाती है। ठीक है, अब क्या पॉइंट है, आप लोगों की जबान पर पहले से सेट होता है एक साथ, आप कभी अकेले एमपी नहीं बोलते। हम इंडियंस जब भी एमपी बोलते हैं तो साथ में बीपी। हम इंडियन एक्चुअली कुछ चीज को साथ बोलते ही है, कोई उसको उस दूसरे से अलग नहीं करता है, दोनों साथ ही होता है। मम्मी पापा, मतलब मम्मी बोलने के साथ वो जवान पर जुमले में पापा आ जाते हैं। सीताराम, समझ ही रहे हैं आप? तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम लोग एक लोटा डोरी, गौरी शंकर, इनऑर्गेनिक मन्नू,
इन चीजों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ये साथ में ही अटैच होके आया है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एमपी के साथ जो बीपी बोलते हो एक्चुअली गुना है, इसको डिटैच कर लो। बचपन से ही हम लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है एमपी बीपी किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, बचपन से किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। ऐसे नहीं होता है एमपी एमपी होता है सॉलिड फेज की बॉन्डिंग से रिलेटेड है और बीपी लिक्विड फेज की बॉन्डिंग से रिलेटेड है, इसलिए दोनों अलग अलग चीज है। तो भाई मेरे एमपी बीपी को मेटल में या कहीं भी इनऑर्गेनिक में सेम ट्रेंड के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर कोई एक कंपाउंड है उसका एमपी दूसरे से ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि बीपी भी उसका दूसरे से ज्यादा हो, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से सुनो, यदि एक कंपाउंड है उसका एमपी दूसरे से ज्यादा है तो इसका मतलब है सॉलिड फेज में उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, लेकिन बीपी उस पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड फेज में दोनों में से किसकी बॉन्डिंग ज्यादा है, स्ट्रांग है। सामान्य तौर पर 100 में 80 एग्जांपल सही हो जाएंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एमपी मेल्टिंग पॉइंट के बाद ही बीपी आता है। तो जिसका एमपी ऑलरेडी दूसरे से हाई है, मान लो एक है नीचे और दूसरे का एमपी लेवल ये है ऊपर, तो अब बीपी तो इस कंपाउंड का बीपी भी इससे ऊपर, इस कंपाउंड का बीपी भी इससे ऊपर, तो अगर इसका एमपी इस वाले का इस नीचे वाले से ज्यादा है तो बीपी और ऊंचा, इसका बीपी थोड़ा ऊंचा, तो अभी भी यह लग रहा है ज्यादा होगा। लेकिन खतरनाक केस तब हो जाता है जब एमपी बीपी में ज्यादा का फर्क ना हो। दो केस जिसमें एमपी बीपी में ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा का फर्क ना हो, तो इसका बीपी उठेगा तो हो सकता है इसका बीपी उठ के थोड़ा ऐसे हो जाए। इसीलिए बीपी में प्रॉब्लम है, बीपी में इसी वजह से प्रॉब्लम है। तो बीपी को आप ना घसीटे, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है मैंने आपको लॉजिक दिया होगा, ये चीजें आपकी क्लियर भी होंगी कि आगे से कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमपी के साथ बीपी को ना लाए, कभी भी ना लाए। बीपी और एमपी अलग अलग चीजें एमपी करती है। चलिए आ जाइए, तो हमने स्पष्ट लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन मेटल्स का इस तरीके से ये डायरेक्टली रिलेटेड है मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ से, जबकि बीपी या हीट ऑफ इवेपोरेशन जनरली नहीं, जनरली नॉट, सामान्य तौर पर बीपी उससे रिलेटेड नहीं है। आ जाइए, अब अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल्स, हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, ये बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा। स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी, मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जितना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये स्टेबल होगा, उस स्ट्रांगली लैटिस जो है, मेटल लैटिस स्ट्रांगली बंधा होगा आपस में, तो उसको डिटैच करने के लिए उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए एमपी या हीट ऑफ सब्लिमेशन मेटल का ये मेटल बॉन्ड, और अब इस पर मैंने बात किया, आपने पढ़ा है कि ये डी ब्लॉक का सामान्य तौर पे ज्यादा होता है, तब पी ब्लॉक मेटल्स का और तब एस ब्लॉक मेटल्स का, आपने पढ़ा। एग्जाम्पल में ले लो, आयरन का ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, फिर टीन का, फिर सोडियम का। मैं आपको समझाऊं, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री के नीचे है, मतलब आपके पानी के खौलने से पहले सोडियम मेल्ट कर जाएगा, काफी कम हुआ ये, आपके वाटर के बॉयल होने से पहले सोडियम मेल्ट कर जाएगा, काफी कम है। टीन का मेल्टिंग पॉइंट 232, मतलब लेस देन 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कुछ ज्यादा नहीं है, कम ही है। बट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 1000, डिपेंड करता है आयरन के प्योरिटी पर। अगर आयरन बहुत प्योर है तो 1500 के आसपास चले जाएगा, बट अगर कम प्योर है तो 1000 के अराउंड रहेगा। तो आपने क्या देखा कि वाकई डी ब्लॉक का, चूंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी डी ब्लॉक तब पी ब्लॉक तब एस ब्लॉक हुई थी, हमने पीछे के लेक्चर में देखा है, तो इसीलिए डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तब पी ब्लॉक मेटल का और तब एस। और आपने इसमें क्या देखा था, ध्यान से देखें,
और आप इसमें क्या, आपने क्या देखा था, आप बोलोगे कि सर अगर आप डी ब्लॉक ले रहे थे तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी डाउनवर्ड होती थी। याद करो, याद करो, याद करो, मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी डाउनवर्ड किधर बढ़ती थी दोस्त? इंक्रीजेज डाउनवर्ड। याद करो, अच्छे से हमने पढ़ाया था पुअरिंग ऑफ सीलिंग का। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउनवर्ड। मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हो, लेकिन जनरली मेल्टिंग पॉइंट के लिए बात करता हूं मैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन ये इंक्रीज करेगा डाउनवर्ड। सर एक एग्जांपल दे दो, क्रोमियम, मॉल्बेडिनम, टंगस्टन। क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट 1900 डिग्री सेंटीग्रेड है, मॉल्बेडिनम का मेल्टिंग पॉइंट 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एकदम कंप्लीट डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप क्या देख रहे हैं? नीचे बढ़ रहा है। और हमने आपको बताया था ट्रांजिशन मेटल में मेटेलिक बॉन्ड डाउनवर्ड बढ़ने का, स्ट्रांग होने का, उसका लॉजिक क्या होता है? पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। अब आ जाओ, फिर वहीं पे हमने बताया था कि एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपवर्ड होती है। याद होगा आपको, मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड। अच्छे से दोस्त आपको ध्यान होगा, बहुत क्लियर हमने बोला है। वीडियो एडिट होने के बाद कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक वाले चैनल पे, कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक वाले चैनल पे डाल देता हूं मैं। हर बार वीडियो डाली जाती है तो आप वहां एडिटेड फॉर्म जाकर के अच्छे से देखें। उसमें बीच वाली बहुत सारी चीजें हम लोग हटा देते हैं जो काम की नहीं है, सिर्फ पढ़ाई वाली चीजें उसमें रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो वाले चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखें। मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड, इसका मतलब है एमपी और हीट ऑफ सब्लिमेशन यहां इंक्रीज करेगा अपवर्ड, यहां पे इंक्रीज करेगा अपवर्ड। अच्छे से आ जाओ। जैसे सर आप यहां भी सर एक एग्जांपल दो, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से देखोगे 194 मतलब करीब करीब 200 के अराउंड है। लेकिन सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट आपको पता ही है, मैंने करवाया है, लेस मतलब 27.5, सॉरी 29। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऊपर बढ़ रहा है। तो बहुत क्लियर है कि एमपी और हीट ऑफ सब्लिमेशन मेटेलिक बॉन्ड से ये रिलेटेड है डायरेक्टली। तो मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जिधर जाएगा उधर ये भी भागेगा। तो इसीलिए डी ब्लॉक, तब पी ब्लॉक, तब एस ब्लॉक। जनरली डी ब्लॉक में अपवर्ड और सॉरी डाउनवर्ड ड्यू टू पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, एस एंड पी ब्लॉक में अपवर्ड, क्योंकि साइज छोटा होने से एसपी ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ अपवर्ड इंक्रीज करती है। तो उम्मीद है आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हां तो लाइक्स बनता है, और वीडियो जब एडिटेड फॉर्म में आप देखें, जब भी आप देखें क्लास के बाद, तो उस पर अच्छे कमेंट्स भी बनते हैं। ये एप्रिसिएशन होता है, हमारा हिस्सा ये, और कोई मेरा हक नहीं है, ताकि इससे नए सीखने वाले लोग इनऑर्गेनिक को, केमिस्ट्री को, वो हम तक पहुंच सके। क्योंकि रिव्यू किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट सभी लोग सेल करते हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं मार्केट में, बट आप कैसे समझते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है? वो रिव्यू होता है। रिव्यू ओरल होता है और रिव्यू रिटर्न होता है। तो जो ओरल होता है दैट इज इंफॉर्मेटिव, कि आपने किसी से सुना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, यहां ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट ऑनलाइन में अभी ओरल काम नहीं करेगा, यहां काम करेगा। यहां वोकल होने से नहीं होना पड़ेगा, यहां पे आपको रिटर्न कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप जब भी वीडियोस कोई देखते हैं, कंप्लीट हो जाती है, तो चैट अभी जो करते हैं वो लाइव में चैट होती है, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप उसमें जो वीडियो पर कमेंट करते हैं वो कमेंट होता है। तो कमेंट, चैट नहीं मैं कह रहा हूं कमेंट। तो वहां पे आप अपनी चीजें डालें, अच्छी बुरी मेरे से रिलेटेड जो भी आपको लगे वो चीज वहां डालें, लिखे कि सर ये अच्छा। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि अच्छा लिखें, सिर्फ आपको आपका जो परसेप्शन बनता हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक, इन सब के बारे में वो चीजें लिखें। वो हमारा हक है, खराब भी हक है, अच्छा भी हक है, मेरा दोनों हक। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले प्लीज। तो डाउट्स भी अपना आप पूछते रहें।
तो अब हम लोग इस थर्ड पेज में करने क्या वाले हैं, ट्रेंड्स अब अलग अलग ग्रुप में करते हैं। चलो आ जाओ पहले एसएनपी ब्लॉक, एसएनपी ब्लॉक मेटल्स अच्छे से देखोगे, ध्यान रहे मेटल्स चल रहा है ये, एलिमेंट्स नहीं। ऐसे एल्कली मेटल 1A, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है और हम लोग के सिलेबस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होती है, इसीलिए उसको नहीं बताया जा रहा हूं, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी एस ब्लॉक में ऊपर, साइज के कारण मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, हार्डनेस भी ऊपर ही होता है, कई बार हमने बोला है मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होने से, इसीलिए अगर हार्डनेस भी बोला जाए इस ग्रुप में तो ऊपर की तरफ ही होगा। ये सारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, अगर कोई बोले कि क्यों ये मेटल सॉफ्ट होते हैं तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग काफी सॉफ्ट होते हैं। और कोई अगर ये आपसे क्वेश्चन कि इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों वीक होती है तो आप बोलोगे कि ड्यू टू लेस नंबर ऑफ, लिस्ट नंबर बोलो ना या लेस ही रहने तो, लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। आपको समझ में आ गया होगा, इससे कम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग में किसी मेटल का नहीं होगा, सबसे कम एल्कली मेटल का ही होगा अवेलेबल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में चूंकि ये ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे ही नहीं पा रहा है, इसके पास है ही नहीं तो देगा कहां से, तो नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग ही कमजोर है और मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होने से ये मेटल सॉफ्ट है। इन सारे मेटल को आप चाकू से काट सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। हमने बताया था कि चाकू से सारे काट सकते हो, लिथियम को काट सकते हो आराम से जैसे चॉकलेट को काटते हो, बट सीजियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि गूंदे हुए आटे की तरह उंगली से भी दबाओगे तो दब जाएगा। तो हमने बताया कि ये सारे सॉफ्ट होते हैं। एनीवेज अभी हार्डनेस टॉपिक है नहीं। तो ऊपर जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हमेशा तीनों बढ़ेगा। अब ध्यान दो यहां से क्या बोला दोस्त हमने, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ सब्लिमेशन तीनों बढ़ेगा, तीनों। सर अभी अभी आपने बताया है कि दोस्त एमपीबीपी को साथ में हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो गलत है। मैं वही समझा रहा हूं, जो हमने किया है वो ये दिखाया है कि आप अगर गलत कर लो, क्यों इनऑर्गेनिक में लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है गलत पढ़ा उड़ा के भी। देखो तीनों का ऑर्डर इस बार इत्तेफाकन सेम है, ऊपर ही है, सेम ऑर्डर है, कोई कहीं इरेगुलरिटी नहीं है। पॉइंट है यही एक एग्जांपल के कारण लोग क्या करते हैं ना, सब में यही चीज लगा देते हैं, बट यही गलती है। एक ग्रुप में अगर ये लगा तो ये महज दूसरे में लगा है। अब मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बोला था पीरियोडिक टेबल में सबसे शरीफ ग्रुप कौन है, जैसे मैं सबसे शरीफ हूं तो शरीफ सबसे ग्रुप कौन सा है, एल्कली मेटल्स। कितनी बार हमने आपको बताया है, ये शराफत है इनकी कि इसमें ये तीनों चीज का ट्रेंड सेम है, और ये अकेला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसमें तीनों का ऑर्डर सेम है। इसके बाद पीटी में एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है जहां तीनों का ऑर्डर सेम मिले आपको, समझ लो, ये अकेला ग्रुप है। इसके बाद किसी ग्रुप में जाओगे तो तीनों का ऑर्डर कभी सेम नहीं मिलेगा, जान लो। तो आप ये भी कह सकते हो only group of periodic table where MP, BP and enthalpy of sublimation या heat of atomization having same हो जाए, ऐसा कहीं और पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आप बीपी को हटा के चलिए, ये 1A के साथ जो हुआ वो महज इत्तेफाक है, बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं है। आ जाओ अब 2A में लेके चलता हूं आपको, आराम से देखो ठीक से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ठीक है आराम से। अब इसमें मैं बात करूं
तो ऊपर जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जनरली। ठीक से देखो, अब एमपी लिया मैंने, सब छोड़ दिया दोस्त। धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड एरिया में जा रहे हैं, तो इसलिए अब मजाक नहीं, अब बहुत सिंसियरली आपको रीड करना, पढ़ना, स्टडी करना। मैग्नीशियम का अचानक से कम हो जाता है Mg, एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। आराम से देखोगे सारी सिलेबस की चीजें, मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखना आपको। अब एल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ के बाकी सारे के मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हैं दोस्त। क्या बोला हमने? एल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ के बाकी सारे के 100 डिग्री से भी कम है, और लिथियम का भी कुछ खास ज्यादा नहीं, 194 200 से कम है। तो आपने देखा कि 2A का जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है वो मैग्नीशियम का है, और वो बहुत 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 ज्यादा है 1A से। बहुत अच्छे से अब आपका क्लियर हुआ हो। अब अगर मैं बोलूं कि क्या ऐसा आखिर है, अगर कोई सोच रहे हो कि सर बड़ा क्यों नहीं लिखते हैं, बड़ा कैसे लिखूं दोस्त, इतनी सारी चीजें बोर्ड पर लिखनी है, सबको एक दूसरे से रिलेट करना, सवाल है बड़ा लिखूंगा तो फिर होगा कैसे, कैसे मैं करूं, कहां से स्पेस कहां से लाऊं? आपका फोन कितना बड़ा है आपको भी पता है, जिस पर आप वीडियो देख रहे होते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे लगा के देखते हो, और इतना सारा कंटेंट, सारा चीज लिखना है, तो सब चीज को मैं कहां से एडजस्ट करूं? इसलिए थोड़ा सा वो आपको करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थोड़ा डिफरेंस है, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ चलते हैं, कोई एक ऐसा नहीं कि कोई एक स्ट्रक्चर प्रॉपर लेकर के मैं उसको डिस्कस करूं। यहां एक बार में 20 25 30 एलिमेंट एक साथ उठ के चले आते हैं, तो थोड़ा सा यहां मुश्किल है चीजें थोड़ा करना। आप ही सोचो इतने सारे कंटेंट को, क्योंकि कंपेयर करना है तो सेम बोर्ड पे करूंगा, अलग अलग बोर्ड तो इस्तेमाल नहीं होगा उसके लिए। चलो आ जाओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा 1A पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है जो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी, जो इस पर हमने बताया था आपको कि मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता, वो सिर्फ एक है, जबकि 2A का जो है इसके पास 2 है। अब जरा सोचो, हालांकि आपसे कभी ये पूछेगा नहीं, फिर भी जो लोग आईआईटी वाईटी की तैयारी करते हैं, अच्छे रैंक्स लाने के लिए परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सोचो कौन सा ऐसा रीजन रहा होगा कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली लो हो गया? कौन ऐसा रीजन रहा होगा कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट अचानक से कम हो गया होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। कौन सा ऐसा फैक्टर होगा से मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया? जाहिर सी बात है, मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी सी तो कमजोर हुई होगी, लेकिन वो अगर आप रीजन दे दोगे कि मेटेलिक बॉन्डिंग, तो मेटेलिक बॉन्डिंग तो कोई लॉजिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो क्लियर है कि मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी सी पुअर हुई होगी तभी तो कम हुई। सवाल है रूट कॉज क्या है, कौन सा बेसिक रीजन है जिसके कारण उसका कमजोर हो गया? फुलफिल्ड NH2 गलत जवाब है, ये सबका कॉन्फ़िगरेशन उसमें NH2 ही है। देखिए मैं बताता हूं, मैग्नीशियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बाकी 2A से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका लॉजिक तो मेटेलिक बॉन्डिंग के वजह से ही होता है। एक्चुअली मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, आराम से सुनोगे, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर होने के कारण हाई है। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर होने के कारण हाई है, तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण वो अपना मेटेलिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स, जो एवरेज SnP इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा, वो नहीं दे पाता है ज्यादा। इसी वजह से
एवरेज नंबर ऑफ एसएनपी इलेक्ट्रॉन्स जो मेटेलिक बॉन्डिंग में दे रहा है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण ज्यादा एवरेज नहीं दे पा रहा, इस वजह से उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग कमजोर होगी। तो बोलोगे सर बेरिलियम की तो और ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बेरिलियम को फिर दूसरा फैक्टर सपोर्ट करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बेरिलियम के केस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कोवेलेंट सॉलिड होने का कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो उतना नहीं समझ पाओगे। सिंपली फैक्टर तो गिने चुने हैं ना जो मेटालिक बॉन्ड को सपोर्ट करता है, साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऊपर जाने पर साइज तो रेगुलर छोटा हो रहा है, तो एबनॉर्मल होगा थोड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक लॉजिक हमने बताया, बाकी इस पर ध्यान नहीं देना, जिनको थोड़ा अगर कम भी समझ में आया तो इग्नोर करके चलिए, हटाइए। आइए, तो एमपी इंक्रीज किया ऊपर, मैग्नीशियम का नीचे। तो चलो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आया, सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर लिखता हूं, बेरिलियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बैरियम और तब मैग्नीशियम। अच्छे से देखेंगे, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट 2400 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 2000 के ऊपर है, और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट 600 के अराउंड है। तो आप ही जरा सोचिए कितना का डिफरेंस है। ठीक है, कुछ चीजों को इग्नोर करके भी चलना पड़ेगा, हर चीज को आप बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं चल सकते हैं कि सर एग्जैक्ट बताइए कि ये क्यों कम हो गया, तो ज्यादा सर फोड़ के कोई फायदा नहीं होता। हमने एक आईआईटी वालों के लिए बोला कि उन लोगों का प्रोजेक्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सोचने का नजरिया थोड़ा अलग होना चाहिए। तो एनीवेज ये ऑर्डर, तो आपने यहां पे देखा कि हाईएस्ट किसका है, सर बेरिलियम का, और लोवेस्ट किसका है, मैग्नीशियम का। अगर मैं यही चीज बोलूं बीपी का, ध्यान से दो, देखो बीपी का, तो अभी भी हाईएस्ट बेरिलियम है और लोवेस्ट मैग्नीशियम है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बीच में जो ट्रेंड्स है, बीच में जो ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स इस तरह के नहीं है, इर्रेगुलर है बीच में। और हीट ऑफ सब्लिमेशन का, बेरिलियम अभी भी हाईएस्ट है और अभी भी मैग्नीशियम लोवेस्ट है, अब बीच में फिर इर्रेगुलर है। ये दोनों डिफरेंट है, ये अगर इर्रेगुलर 1 है तो ये इर्रेगुलर 2 है। समझिए चीजों को और अपने सिलेबस को सुलझाइए, वरना उलझ के मर जाइएगा। मैं ये सब क्लियर कर दूं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना, इसलिए ज्यादा उछलो मत। तुम्हारे सिलेबस में एमपी है, इसलिए एमपी पर ज्यादा फोकस हो, एमपी कंपटीशन में आएगा। हमने आपको यह बताया सिर्फ एल्कली मेटल ही एक ऐसा ग्रुप है जहां एमपी, बीपी और सब्लिमेशन, एटोमाइजेशन तीनों का ट्रेंड सेम है। बाकी तीनों का ट्रेंड किसी ग्रुप में सेम नहीं है, मेटल्स में किसी भी मेटल के ग्रुप में सेम नहीं है। यहां पे देखो अभी भी हाईएस्ट बेरिलियम, लोवेस्ट मैग्नीशियम, बीपी में भी, बट अंदर का ऑर्डर ये नहीं है, अंदर के ऑर्डर में डिफरेंस है। सब्लिमेशन अभी भी बेरिलियम, लोवेस्ट अभी भी मैग्नीशियम, बट अंदर का ऑर्डर अभी भी है। तो और अंदर में भी ये अलग इर्रेगुलर है, ये अलग इर्रेगुलर है। सोचिए, अलग इर्रेगुलर अंदर में, इसमें अलग इर्रेगुलर है। तो ट्रेंड्स मैं लिख दूं तो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए बढ़ जाएंगे। आप कोई एग्जाम जेआरएफ के स्टूडेंट है नहीं, आप नीट आईआईटी के एस्पायरेंट्स हैं, तो आपके सिलेबस को आपको खुद समझना है कि क्या करना। तो क्या क्या हमने सिखाया दोस्त, क्लियर करो चीजों को। हमने क्या क्या सिखाया अभी तक, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में ऊपर, डी ब्लॉक में नीचे, 1A में एमपी बीपी सब्लिमेशन तीनों रेगुलर, 2A में ऊपर के तरफ एमपी मैग्नीशियम का नीचे सबसे कम, बेरिलियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम सबसे कम। बीपी में भी यही चीज कि बेरिलियम ज्यादा, मैग्नीशियम लिस्ट। सब्लिमेशन में भी यही कि बेरिलियम ज्यादा और मैग्नीशियम लिस्ट, बट बीच के ऑर्डर सबके डिफरेंट है। तो हम लोगों को लेना किससे, किससे लेना है, सिर्फ एमपी से। तो आगे से आप क्या करोगे, सर आगे से मैं बीपी और सब्लिमेशन को हटा के पढ़ूंगा, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया है मेटेलिक बॉन्ड की रिलेटेड है वो एमपी है। इसीलिए आगे से सर मैं मेटल में एमपी के ट्रेंड्स को ही पढ़ूंगा, एमपी को ही आगे करूंगा। क्लियर, अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। बीपी के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा एमपी वाला भी गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हुई होंगी चीजें। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में मैं बाकी ग्रुप को डिस्कस करता हूं, प्लीज।
अब हम लोग 1A 2A के बाद चलते हैं 3A ग्रुप में। अच्छे से आओ, अब यहां से मुश्किलें बढ़ जाएंगी दोस्त। क्यों डरा रहे हो सर, क्यों डरा रहे हो? डर के आगे जीत है। एक तो इसको आपने शुरू से ही हमने पढ़ाया है, दिस इज लो मेल्टिंग सॉलिड। 3 मेटल पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जो सॉलिड हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, काफी कम, रूम टेम्परेचर के आसपास। फ्रेंसियम 27.5 कई बार हमने पढ़ा दिया है। सीजियम 1.5 डिग्री जोड़ दो, मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और गैलियम फिर 1.5 डिग्री जोड़ दो, 30.5 के राउंड। इसीलिए पहला पॉइंट सर, ऊपर जाने पर आपने सिखाया मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि सर मेटेलिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी आपने सिखाया कि मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी ऊपर जाने पर बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो। और दूसरा पॉइंट, गैलियम सबसे कम होगा क्योंकि ये लो मेल्टिंग सॉलिड है। ठीक है सर, ये दो चीज समझ में आ गया। इसका मतलब है सर मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन के बाद आराम से एल्यूमिनियम के बाद इंडियम के बाद थैलियम के बाद गैलियम होगा। आराम से देखो, मैं बोलूंगा कि हां ऑर्डर यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंडियम थैलियम में थोड़ा ट्रेंड उल्टा होता है। यहां पे फिर इसको 4F14 पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग सपोर्ट कर देता है। आराम से आराम से आराम से, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग फेवर्स। सर ये क्या हो गया अचानक, फिर कैसे आ गया? तो दोस्त आना तो पड़ेगा ना, आपको तो आपने पढ़ा है, इसमें से किसी के पास 4F14 नहीं है, यहां के पास 4F14 है, तो 4F14 होने से थोड़ा मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो तुम बोलोगे कि सर बगल वाले ग्रुप में जाइएगा तो यहां वाला जो एलिमेंट होगा उसका उस वाले से ज्यादा हो जाएगा क्या? मैं बोलूंगा करके तो देख ले दोस्त, दिक्कत क्या है, करके देख ले। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। बोलोगे कि सर ये लेड के पास 4F14 है, तो आपका कहने का यह मतलब है कि एमपी ऊपर बढ़ेगा और टिन लेड में सर उल्टा हो जाएगा क्या? ऊपर ना ज्यादा हो के सर नीचे ज्यादा हो जाएगा क्या? तो मैं वही चीज कह रहा हूं, जी हां, टिन लेड में लेड का ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर, अब कॉन्सेप्ट मेरा बन गया। एस ब्लॉक में सील्डिंग की चर्चा करते भी नहीं है, इसलिए एस ब्लॉक में सीजियम फ्रेंसियम से भिड़ने नहीं जाते हैं। और एस ब्लॉक में वैसे भी फ्रेंसियम के पास होता है 14, सीजियम के पास नहीं, फ्रेंसियम सिलेबस में भी नहीं। तो सर अब ये क्लियर हो गया कि ठीक है थैलियम इंडियम से ज्यादा है। चलो आ जाओ सारे सिलेबस में। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपने गलती से सही किया है। क्या बोलना चाह रहे? आपने लिखा कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऊपर की तरफ क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी ऊपर बढ़ रही है। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट वाकई ऊपर बढ़ रहा है, बट यह गलती से सही हुआ है। मैंने बोला कि यह गलती से सही हुआ है। हाँ आइए, क्या गलती से सही हुआ, आ जाइए। देख दोस्त अच्छे से, ये ऑर्डर है ना, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट 2100 डिग्री का राउंड है। एग्जैक्ट बोलोगे तो 2000, 2075, 76 ऐसे इस तरीके से कुछ होता है एग्जैक्ट। तो अराउंड ये 2100 डिग्री है। उनका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 650 है। ठीक से देखोगे, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 650। अब पॉइंट क्या है, ऐसा कौन सा फैक्टर हो गया कि अचानक इतना बड़ा उछाल हो गया जी? आखिर कोई तो फैक्टर आया जिसके कारण अचानक इतना बड़ा उछाल आया। समझो,
एक्चुअली लोग इनऑर्गेनिक में ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पर, इसीलिए सिर्फ इससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको कि आपके हिसाब से ऊपर बढ़ चाहिए, तो ऊपर तो बढ़ रहा है सर, फिर आप उसमें उंगली क्यों कर रहे हैं? उंगली इसलिए कर रहा हूं कि ऊपर बढ़ना चाहिए, नॉर्मली धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। किसी का अचानक बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब कोई नया फैक्टर लेके वो आ गया है, और नया फैक्टर लेके आया तो आपके कॉम्पिटिशन तो अगर वहां लेके आ गया तो फिर आगे भी वो किसी ग्रुप में क्वेश्चन ला सकता है। जैसे थैलियम का अगर एबनॉर्मली इंडियम से ज्यादा हुआ, तो हमने आपको बताया ना जी कि F14 के कारण, पोरिंग ऑफ सील्डिंग के कारण हुआ। तो आपको उसी समय मैंने बताया ना कि अगर थैलियम में F14 लगा तो पड़ोसी वाला जो लेड है वो भी मेटल है, तो उसमें भी F14 लगेगा। तो आपने बोला हाँ सर मैंने करके दिखाया, उसमें भी लगा। तो ये बोलते हैं इसको लॉजिक। तो वही चीज है, आखिर बोरॉन का अचानक बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम से हो गया, ये चीज जानना जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? तो चलो आ जाओ, अब मैं समझाता हूं। हमने आपको पीछे के लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है? आराम से सुनो, क्योंकि सॉलिड को ही मेल्ट कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट उसी से रिलेटेड है। हमने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। जाऊंगा बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। एक सॉलिड होता है कोवेलेंट सॉलिड, और ध्यान से, एक सॉलिड होता है मेटेलिक सॉलिड, एक सॉलिड होता है आयोनिक सॉलिड, ध्यान से, और एक सॉलिड होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड वो है जिसमें, आराम से सुनोगे, अच्छे से बढ़िया से सीखोगे, कोवेलेंट सॉलिड वो है जिसमें एटम्स चेन में दाएं बाएं ऊपर नीचे फैलते जाए इनफिनाइट लेंथ पर। उसके आपस की पकड़ एटम्स की इतनी ज्यादा मजबूत है कि इनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा इसी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, यूजुअली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने? कोवेलेंट सॉलिड में कौन आते हैं? वैसे सॉलिड एटम्स चेन में अगले से फिर कोवेलेंट बॉन्ड, अगले फिर कोवेलेंट बॉन्ड, अगला फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड फैल गया, जैसे डायमंड। आप जानते हैं डायमंड को मेल्ट करना कितना मुश्किल है। ग्रेफाइट चेन में फैल गया, फैलते गया, फैलते गया। और सबसे ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अगला है मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टल से रिलेटेड है। तो इसके एग्जाम्पल में मैं ले लू डायमंड, इसके एग्जाम्पल में मैं ले लू ग्रेफाइट, आराम से आ जाओ, ग्रेफाइट। इसका काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका? कोवेलेंट सॉलिड का। आराम से आप सीखेंगे, आप सीखेंगे, हमको भरोसा है अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी। आपको बस आपको बने रहना वीडियो पर, और आपकी प्रतिभा पर भी हमको भरोसा है कि आप सीखेंगे। सेकंड मैंने बोला मेटालिक सॉलिड, जो मेटल है वो, एग्जांपल वगैरह आप समझते हैं, सोडियम, आयरन, टीन, क्रिस्टल्स, मेटल का जो क्रिस्टल्स है। थर्ड है आयोनिक सॉलिड, एग्जांपल समझते हैं, आयोनिक कंपाउंड, NaCl, MgO वगैरह etc। ध्यान से। और चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, समझो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे इसमें, जिसके पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में आयोडीन, तो आयोडीन में मॉलिक्यूल होता है क्या? I2। आइस, बर्फ, बर्फ में मॉलिक्यूल होता है क्या? H2O। सल्फर, सल्फर में मॉलिक्यूल होता है क्या? एसिड। समझोगे चीजों को? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन आता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन आता है? मॉलिक्यूल्स। राइट लेंथ में फैला हुआ मॉलिक्यूल नहीं। ग्रेफाइट में आप कभी कोई मॉलिक्यूल सुने? मॉलिक्यूल है ग्रेफाइट में, आप कोई मॉलिक्यूल सुने हैं? नहीं होता है। आराम से सुनेंगे, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं। ग्रेफाइट, डायमंड में कोई आपने मॉलिक्यूल सुना है? नहीं। लेकिन आपने आयोडीन में मॉलिक्यूल सुना है, I2। फास्फोरस, फास्फोरस में आपने मॉलिक्यूल सुना है, P4। बट
वो व्हाइट फास्फोरस है। रेड में आपने मॉलिक्यूल नहीं सुना, क्योंकि रेड फास्फोरस में फिर फास्फोरस इन्फिनाइट लेंथ पर फैल जाता है। ब्लैक फास्फोरस में आपने मॉलिक्यूल नहीं सुना, वहां भी इन्फिनाइट लेंथ पर फैल जाता है। समझे आप मेरी बात को? शायद मेरी बात शायद आपको क्लियर भी होगी। तो कोवेलेंट सॉलिड का सामान्य तौर पर चूंकि इनफिनाइट लेंथ पर चेन होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड चूंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसका यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इन चारों सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सामान्य तौर पर कोवेलेंट का होता है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट सामान्य तौर पर मॉलिक्यूलर का होता है। तो अब आ जाओ सर, इससे इसको क्या मतलब है? एक्चुअली ये मेटल कहां है? क्या ये मेटल है? नहीं। तो मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी उसमें तो लगा ही नहीं, इसलिए मैंने बोला गलती से सही कर लिया। वो मेटल तो है नहीं, तो मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी तो उसमें लगा नहीं, तो आपने गलती से सही कर लिया। तो वहां पर बॉन्डिंग कैसी है जरा समझे। देखो कैसे है। ये एक कोवेलेंट सॉलिड है, मतलब सर यहां कि बोरॉन में कोवेलेंट बॉन्ड चेन में फैल जाएगा। हां जी भाई साहब, मैंने यही बोला कि बोरॉन में कोवेलेंट बॉन्ड चेन में फैलेगा। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, चूंकि 3A ग्रुप का है। अगला बोरॉन भी 3 बॉन्ड, 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 नेक्स्ट बोरॉन भी 3 बॉन्ड। आपको समझ में आ गया होगा, सारे बोरॉन 3 बॉन्ड। तो ये हो गया भाई साहब आपका कोवेलेंट सॉलिड। तो जब ये हो गया कोवेलेंट सॉलिड, तब तो आपका समझ ही गए आप, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगी। इसीलिए इस बोरॉन की मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हुई एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटेलिक क्रिस्टल है, थैलियम इंडियम मेटेलिक क्रिस्टल है, जबकि बोरॉन जो है वो ये मेटेलिक सॉलिड है, जबकि बोरॉन जो है वो कोवेलेंट सॉलिड है। तो देखो इनऑर्गेनिक में लोग बोल के ऊपर क्यों मेटेलिक, मतलब पहला स्टूडेंट जो रट गया ऊपर, दूसरा स्टूडेंट जो थोड़ा लॉजिक लगाया, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी ऊपर साइज जाने पे छोटा होने से मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी ऊपर बढ़ती है। बट तीसरा स्टूडेंट जो क्लियर बाइफरकेट किया ऊपर, इसलिए क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जब तक मेटल है तब तक तो ऊपर, थैलियम का इसलिए ज्यादा क्योंकि F14, लेकिन बोरॉन का एबनॉर्मली बहुत ज्यादा, इसलिए बोरॉन मेटल है ही नहीं। जबकि आपने सुना है, दोस्त ध्यान दो मेरी बात पे, आपने सुना है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है नॉन मेटल से, लेकिन बोरॉन का बहुत मेटल से भी ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेटल का ज्यादा होता है नॉन मेटल से, वो नॉन मेटल्स ज्यादातर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर्स जैसे सल्फर मॉलिक्यूलर एसेट, फास्फोरस मॉलिक्यूलर P4, आयोडीन मॉलिक्यूलर आई। बट वैसे नॉन मेटल जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, उनके सामने तो मेटेलिक सॉलिड भी अपना मेल्टिंग पॉइंट नहीं रख पाएगा। अब क्लियर भी होंगी चीजें। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सोचो 9th 10th में कैसे डंडा मार के, डंडा नहीं सॉरी डंडी मारना जिसको बोलते हैं, इन शॉर्ट बेईमानी, इन शॉर्ट लैक ऑफ नॉलेज, कैसे हम लोगों को बोल के निकाल दिया जाता मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नॉन मेटल का कम। सर पकड़िए, जाइए मास्टर साहब को पकड़िए। सर आप जो बोल रहे हैं कि नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम और मेटल का ज्यादा, तो आप कितने नॉन मेटल को जानते हैं? 16 नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 6 ऑलरेडी गैस हैं, 1 लिक्विड है, तो 7 निकल गया। अब बचा 9 नॉन मेटल्स। इन 9 नॉन मेटल्स में फास्फोरस सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, तो 4 नॉन मेटल तो सॉलिड है। 50-50% का ऑलमोस्ट मामला है, 50-50% का मामला है। ऊपर से मेटल वाइड लोगे तो वो भी सॉलिड है, तो ज्यादातर तो सॉलिड ही है, मेटल वाइड भी ले लिए तो। और इसमें कुछ का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज्यादा, कुछ का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से कम, तो कैसे इन जनरल बोल देंगे हम ये चीज?
समझिए कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर कितनी बड़ी गड़बड़ी थी 9/10 से। तो आप जब यहां पर कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप जब इनऑर्गेनिक सीखते हैं, तो यहां पे हम सिर्फ 11th 12th ऑनवर्ड्स या नीट आईआईटी के लिए सिर्फ नहीं सिखाते हैं, यहां पहले आपके 9/10 के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आपने वहां कुछ गलत पढ़ा सुना है तो हम उसको भी सही करते हैं। ठीक है, तो ये चीज पहले क्लियर हुआ होगा कि बोरॉन का क्यों काफी ज्यादा। सर अब 4A ग्रुप पर भी फिर मैं बात कर लेता हूं, बात करते हैं दोस्त। सर आपने जो अब सिखाया उसके अकॉर्डिंग कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल में आ गए। तो सर नॉन मेटल में आ गए तब तो फिर मेटेलिक बॉन्ड वाला जो लॉजिक है उसके नीचे ही लगेगा। इनफैक्ट टिन लेड में तो जो लगना था लग गया। तो अब नॉन मेटल में आ गए तो कौन सा नॉन मेटल है? कोवेलेंट सॉलिड है या मॉलिक्यूलर? तो कार्बन भी कोवेलेंट है, ग्रेफाइट या डायमंड। हर कार्बन 4 बॉन्ड, हर अगला कार्बन 4 बॉन्ड, हर अगला कार्बन 4 बॉन्ड, और सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड। समझ में आया? समझे आप चीजों को? तो इन दोनों का एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है दोस्त? ट्रेंड्स चलो बच गया कि ऊपर है, बट एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? एज दे आर कोवेलेंट सॉलिड, एज दे आर कोवेलेंट सॉलिड्स। अब आपका चीज क्लियर हुआ होगा। एज दे आर कोवेलेंट सॉलिड्स, बहुत अच्छी चीजें हम लोग यहां डिस्कस कर रहे थे, बहुत बड़ी चीजें डिस्कस हुई। तो अब इसके बाद सर अब ये कॉम्प्लिकेट कर गया। हाँ ऑब्वियस है, तो खत्म भी तो हो गया एसपी ब्लॉक का। 5A ग्रुप में जाओ तो 5A ग्रुप में फिर नॉन मेटेलिक ग्रुप हो गया शुरू। उधर 5A 6A 7A 8A वो सब नॉन मेटेलिक ग्रुप है, तो फिर वहां पे ये वाला लॉजिक लगेगा ही नहीं। नॉन मेटल का आपने पढ़ा ही नहीं, अभी आपने सिर्फ मेटल का पढ़ा है, तो उधर तो जाना भी नहीं है। तो एसपी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट को हमने सीखा स्ट्रेट ऊपर एमपी बीपी सब्लिमेशन तीनों। 2A ग्रुप में एमपी ऊपर, 3A ग्रुप में भी ऊपर, 4A ग्रुप में भी ऊपर। 2A में बेरिलियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम सबसे कम, और बीपी सब्लिमेशन का ऑर्डर अब छोड़ दे रहे हैं सब में, चूंकि इरेगुलर है और सिलेबस में भी नहीं है। 3A ग्रुप में ऊपर थैलियम का इंडियम से ज्यादा F14, 4A में ऊपर लेड का ज्यादा टीन से F14, और बोरॉन का इसीलिए एल्यूमिनियम से बहुत ज्यादा क्योंकि बोरॉन जो है वो कोवेलेंट सॉलिड है, और कोवेलेंट सॉलिड के सामान्य तौर पर मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। और 4A में भी कार्बन सिलिकॉन का लेड से नीचे वाले मेटल से इसलिए काफी ज्यादा क्योंकि कार्बन सिलिकॉन भी आपका कोवेलेंट सॉलिड है, और कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है सामान्य तौर पर, और मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबसे कम होता है। उम्मीद है आपको, अगर आपने वीडियो पर अगर आप अभी भी बने हुए होंगे तो आपको बहुत मजेदार फील हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उड़ गए तो उड़ गए, फिर क्या है, वैक्सीन लेने निकल गए कहीं। तो आप बताइए कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं, और इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया फील किए या नहीं, कॉन्सेप्ट आपका सही से क्लियर हुआ या नहीं, प्लीज बताइए। एक बार मैं फिर से थोड़ा कोवेलेंट सॉलिड में और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है, आप वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा आ रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसमें इसको डिफरेंशिएट करता हूं। देखो ये तो क्लियर है, ये सॉलिड वो वाला सॉलिड है जो मेटल है, प्योर मेटल है, आयरन, जिंक, कॉपर, गोल्ड, ये भी क्लियर है, ये आयोनिक कंपाउंड NaCl MgO। कंफ्यूजन इसी दो में होता ही है। एक्चुअली ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, दोनों में फर्क है कि ये वाला जो है इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये इन्फिनाइट चेन में फैला हुआ है, और वो वाला मॉलिक्यूल है, बहुत सिंपल है। उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच वैंडरवाल फोर्स होंगे या हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जैसे आप बोलते हो आइस, बर्फ, तो बर्फ में क्या होता है, H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स है बीच में, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड।
बट मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड ही इनफाइनाइट लेंथ पर फैल गया है, तो वो कोवेलेंट सॉलिड। जैसे आप डायमंड में क्या देखते हैं, कार्बन 4 कार्बन से, अगला कार्बन 4 कार्बन से, फिर कार्बन 4 कार्बन से, तो ये कोवेलेंट सॉलिड हो गया, कोवेलेंट लेंथ में फैल गया। सिलिकॉन में एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, तो वो भी कोवेलेंट सॉलिड हो गया। बोरॉन में एक बोरॉन 3 से, फिर अगला एक बोरॉन 3 से, फिर बोरॉन 3 से, तो फिर वो कोवेलेंट सॉलिड हो गया। आर्सेनिक भी यही हिसाब किताब होगा, आर्सेनिक भी कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि एक आर्सेनिक 3 आर्सेनिक से, फिर आर्सेनिक 3 आर्सेनिक से। तो जब भी कोवेलेंट सॉलिड इस तरह का कोई आए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मल, तो जब भी कोवेलेंट सॉलिड इस तरह का कोई आए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली थोड़ा ज्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें अब समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देता हूं। ट्रांजिशन मेटल का भी अब डिस्कस करना है, रहने देते हैं, अगले लेक्चर में करेंगे। कर सकता हूं अभी भी इस लेक्चर में भी, लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आज के लेक्चर को यहीं पे थोड़ा विराम देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन मेटल और उससे जुड़ी हुई चीजें, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह डिस्कस करते हैं, और फिर एक कुछ नया प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है तरीके से इनऑर्गेनिक को पढ़े, सीक्वेंस में पढ़ें, सारे वीडियोस को देखें, कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक पर एडिटेड वीडियोस को देखें, और नोट्स बनाते जाए पैरेलल में। और जो भी आपको क्वेश्चंस मेरे तरफ से, जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं उनको अब क्वेश्चंस मिलने इस पर स्टार्ट होंगे, वो क्वेश्चंस को भी बनाना स्टार्ट करें। तो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो के बारे में बताएं कि आपको कैसा फील हुआ, इस तरीके से कैसा आपको इनऑर्गेनिक लग रहा, और अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप अपने जूनियर्स को, उन लोगों को भी बताएं कि नए जो 2023 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अपीयरिंग होंगे, उन लोगों के लिए हमने स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक का। अभी लाइव तो नहीं होगी उनकी, बट अभी रिकॉर्डेड वीडियोज उनको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो इनरोलमेंट करना स्टार्ट कर दें और जम के सेफ रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।